हेलो इट्स मी लॉन्ग टाइम नो सी। बहुत गैप हो गया। बातें हम करते हैं वीडियो के एंड में। अभी लेट्स जस्ट गेट डाउन टू बिजनेस बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ यू आर वेटिंग फॉर स्टोरीज एंड अ लॉट ऑफ यू कैंट स्लीप एट नाइट। तो लेट्स जस्ट गेट डाउन टू बिजनेस। और पहली स्टोरी जो है हमारी जेनिन डेरिक के नाम से है, जो इन्होंने नाम दिया है, और ये बताती हैं कि ये इंडिया से हैं। ये गालिबन फ्राइडे नाइट की बात है। अगला दिन इनका ऑफ था और ये बैठ के टीवी देखनी थी लेट नाइट। अब वो थोड़ा सा मिक्सचर वाला काम कि पढ़ाई भी कर रहे हैं और टीवी भी देख रहे हैं, ये सब साथ साथ चल रहा था। ये कहती हैं सर्दियाँ थीं और सर्दियों में ब्लैंकेट ओढ़ के ये टेक नहीं लगी हुई थी, मतलब पीठ दीवार की तरफ करके, मतलब ऐसी पोजीशन थी कि अगर पीछे होती तो टेक लग जाती दीवार से। ये बैठी हुई थी, सामने टीवी चल रहा था। वन थिंग टू नोट, ये कहती हैं कि इनके बाल जो हैं बहुत कर्ली हैं और काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, और उसमें इन्हें ब्रेडिंग करके चुटिया बांधी हुई थी। अब जब ये बैठी हुई अपना टीवी देख रही थी, अपना काम कर रही थी, तो इन्होंने बाल अपने साइड पे किए हुए थे और अपना ये लगी हुई थी। रात का कोई 1:30 बज रहा था। इसी तरीके से टीवी चल रहा था और इनको फील हुआ जैसे कि बाल इनके जो हैं खींच रहे हैं। तो उन्होंने बाल अपने पीछे करके फ्रीली हैंग कर दिए और अपने काम में लगी नहीं। उसके बाद 30 मिनट के बाद ये टीवी ऑफ करने के लिए जब उठी तो इन्होंने देखा कि जो परांदा और ब्रेडिंग वगैरह हुई हुई थी वो सारी पीछे पड़ी हुई है बिल्कुल बेड पे, और बाल इनके खुले हुए हैं। अजीब सी बात थी क्योंकि एज पहले बताया कि इनके बाल कुछ इस तरीके से हैं कि मुश्किल से मैनेज होते हैं और कर लिए हैं, सब कुछ है। तो वो खुद से स्लाइड ऑफ तो करना बहुत मुश्किल सी बात थी, लेकिन उन्होंने इस बात को इग्नोर किया और इसी बात पे सोचा कि चलो कॉफ़ी बना लेती हूँ, कॉफ़ी पीती हूँ। और किचन चली गई, जो कि इनके कमरे के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे था और बिल्कुल सामना सामना था। क्योंकि रात का टाइम था तो सब सो रहे थे और बिल्कुल एक सन्नाटा था। तो ये अपने किचन में जब गई तो इनको महसूस हुआ कि बराबर वाला जो रूम है इनके बराबर वाला, उधर से कोई निकल के इनके कमरे में घुसा है। अब आवाज़ सन्नाटा ऐसा था कि बाकायदा फील हुई, एक आवाज़ आई धप 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 करते हुए किसी की जाने की। तो इन्होंने सोचा कि इनकी बहन जो है वो मौके का फ़ायदा उठा रही हैं और इनको डराने के लिए अंदर छुप रही हैं, क्योंकि इनके कमरे से अटैच्ड एक आंगन या ओपन सा एरिया था जो कि स्टोर बना हुआ था, जहाँ इन्होंने वार्डरोब्स वगैरह रखे हुए थे। तो वो कनेक्टिंग इनके ही कमरे में से था। तो इन्होंने सोचा कि अच्छा ये ये करेंगी, रात में मुझे डराएंगी। तो ये किचन से निकली और वापस अपने कमरे में गई और सीधा उस अटैच स्टोर में जाके इन्होंने लाइट्स ऑन कर दी। अब वो जो स्टोर जैसी जगह थी वो एक हॉल था और उस हॉल के अंदर कोई छुपने की जगह नहीं थी, बस अलमारियाँ रखी हुई हैं और इस तरह की चीज़ें। तो इनको एहसास हुआ कि यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो एक मतलब इनको अजीब सी एक फीलिंग आई कि ये कैसा, मतलब आवाज़ तो मुझे आई थी। तो ये अपने बहन के कमरे में चली गई। तो वो देखा कि वो एक गहरी नींद में है। जब उसे उठाया तो उसने बोला भाई मैं तो यहाँ सो रही थी। और जब उनने पूछा कि वही उस कमरे की तरफ किया क्योंकि बाकायदा ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आई है, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो, और वो सो गए। अब इनका सवाल यही है कि रात में इतने सन्नाटे में ये क्या हुआ, और मतलब समझ में नहीं आया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और हम सबको आई थिंक समझ में आ गया है क्या हुआ है। और अच्छी बात यह है कि मेरा ख्याल है और कुछ नहीं हुआ, तो दैट्स गुड इनफ, डोंट यू थिंक? तो आगे बात करते हैं। और
हमारे दोस्त मलिक ज़हीम साहब लिख रहे हैं लाहौर से कि इनके वालिद साहब 2005 में मेरे ख्याल है ये शिफ्ट हुए थे लाहौर। तो उससे पहले कराची में हुआ करते थे और एक पढ़े लिखे आदमी हैं और बाकायदा इस तरह की चीज़ों के इल्म भी रखते हैं जो हमारा कोर सब्जेक्ट है। तो ये बात उस वक्त की है जब वो कराची में रहते थे और इनकी ड्यूटी एयरपोर्ट के एक डिपार्टमेंट पे थी जहाँ इनके एक बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। बेसिकली दोस्त भी साथ ही काम करते थे। अब ये कहते हैं जो इनके दोस्त हैं उनकी हाल में शादी हुई थी और ड्यूटी टाइमिंग्स की वजह से ये उनकी शादी को अटेंड नहीं कर सके थे। तो एक होता है, तो इनके दोस्त ने अपने घर पे इनको दावत दी थी कि आओ और लंच मेरे साथ करना। तो ये गए वहाँ, तो बैठे और सब मिले वाइफ से। तो घर में तो बस वो एक नया घर ही लिया था रेंट पे, तो सिर्फ ये और उनके वाइफ यानी दोस्त और उनकी वाइफ जो थी वहाँ रहती थी। ये वहाँ गए, बातचीत की, लंच वंच करने लगे, लेकिन थ्रू आउट इनको एक ऐसी फीलिंग थी जैसे कि कोई इनको देखे जा रहा है या कोई घूर रहा है, जबकि घर में इन दो लोगों के अलावा कुछ भी नहीं था। बहरहाल इन्होंने ऐसी कोई बात किसी से नहीं की और माहौल ख़राब करने वाली। और जब सब कुछ हुआ तो चल जाने का टाइम हुआ तो चलने लगे। तो इनके दोस्त ऑब्वियसली इनको छोड़ने के लिए निकले बाहर और गालिबन बस स्टॉप या कहीं मतलब तक चले गए। अब ये दोनों दोस्त आपस में बातें कर रहे थे कि पीछे से इनकी दोस्त की वाइफ की कॉल आई और उसने कहा कि आप शायद कहीं चले गए हैं, यानी अपने शौहर से मुखातिब हो के आपके दोस्त वापस आए हैं और कह रहे हैं कि मुझे कह रहे हैं कि अपना जेवर जो शादी में मिला है वो जल्दी से ला के दो। अब मज़े की बात यह है कि दोनों दोस्त साथ खड़े हुए हैं और जिनकी वो बात कर रही हैं वो भी इनके साथ खड़े हुए हैं। तो इन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि पागल हो गई हो और दिमाग ख़राब हो गया और कैसे मजाक वगैरह जिस तरह की लोग बात करते हैं। तो ये यानी इनके वालिद मलिक साहब के समझ गए और उनको कहा कि भाई बेहतर ये है कि तुम आयतें वगैरह पढ़ने ही लगो और दूसरे कमरे में चली जाओ और उस जगह पे दोबारा नहीं जाना जब तक हम ना आए। ये लोग वापस भागे भागे गए और जब उस ड्राइंग रूम में एंटर हुए तो देखा कि जो सोफ़ा कवर्स वगैरह हैं वो ऐसे हिले हुए हैं जैसे कि अभी इस पे अभी कोई बैठ के उठ के गया है। और फिर ज़रा पूछगछ की इन्होंने उस मकान के बारे में, तो पता चला कि इनके दोस्त ने वो शादी की वैसे वो रेंट पे लिया था और उससे पहले 1 साल से खाली था, इसलिए इनको इजीली मिल गया था। तो इन्होंने वो तजवीज़ दी कि यहाँ जो भी चीज़ है वो आपको तंग कर रही है और जगह थोड़ी सी ये हॉन्टेड लग रही है, तो बेहतर यही है कि इसको चेंज कर लेना चाहिए। और इस बात के कुछ अरसे के बाद ही बकौल इनके के चीज़ें इन्होंने घर चेंज कर लिया, क्योंकि अब इस इंसिडेंट के बाद वहाँ कुछ अजीब हरकतें शुरू हो गई थी कि दीवारों पे निशान आ रहे थे और घर में रखी हुई चीज़ें गायब हो रही थी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट एक्सपीरियंस। और ये एज ओवर द लास्ट actually last year over the all of the last 100 or so videos we've done, तो इसके अंदर ये एक सिमिलर फैक्टर है कि घर खाली था और उसके ऊपर इजीली रेंट पे चढ़ गया और कोई पूछगछ नहीं हुई और रेंट लो था, क्योंकि ऑब्वियसली ये फैक्टर्स हैं। और हमारे यहाँ जो है वो एज यू मे नो कि ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती, बस चीज़ बेचने पे या रेंट करने पे या बस पैसे पकड़ने पे फोकस होता है, बोला निकालो निकालो निकालो। तो एनी हाउ आगे बात करते हैं। ये भी हमारे लाहौर के दोस्तों ने वहीं की कहानी है कि बेसिकली जो हमारे अंसर साहब लिखते हैं कि इनके एक कज़न की जो शौहर हैं वो इमरान भाई जो हैं इनके, उनके साथ भी इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है, सलाम दुआ है और बड़ी क्लोज अटैचमेंट है। तो वो ये उनकी कहानी है कि इनके जो बहनोई हैं
वो बेसिकली ज़मींदार टाइप आदमी हैं और इनकी कसूर के पास ज़मीनें हैं, छोटा सा गांव है वहाँ के हैं ये, और वो रहते ही है लाहौर में। तो हार्वेस्टिंग वगैरह और इस तरह की चीज़ें, मतलब आना जाना इनका रहता है। तो इसी तरीके से हार्वेस्टिंग का ही एक सिलसिला था कि ये अपनी बाइक पे गए हुए थे अपनी ज़मीनों पे। तो काश्त वगैरह करते करते शाम हो गई और चीज़ों को लपेटते लपेटते मतलब मगरिब का टाइम हो गया। और लोग कोशिश होती है कि अंधेरे में ज़मीनों में से ना लग रहे, वो और भी फैक्टर्स होते हैं, लाइक रोड्स नहीं है या खड्डे हैं या वट एवर, या कोई फंस गया तो फिर किस तरह होगा। तो बहरहाल देर होने की वजह से ये निकल पड़े। और फिर एक पैच आता है ये अपनी जो वापसी के रास्ते में, जो कि एक नहर के बराबर से कोई 8-9 किलोमीटर का कच्चा पैच है, जिसके दोनों तरफ ऊंची ऊंची फसलें हैं। और बस वो 8-9 किलोमीटर का एक पैच है, वो चलते रहे जाएं तो वहाँ से आगे निकलते हैं। तो ये बता रहे हैं कि मगरिब के 20 मिनट के बाद ये उस पैच पे एंटर हुए, और वो वैसी ही रात में काफ़ी खौफनाक हो जाता है, क्योंकि ऊंची ऊंची फसलें होती हैं और पानी बह रहा है, और मतलब आप समझ सकते हैं द होल ऑर्डील। तो ये इमरान साहब जो थे, ये उस पे गुजर रहे थे अपनी बाइक पे, कि आगे जाके इनको महसूस हुआ कि मतलब उस कच्चे में कोई खड़ा हुआ है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो उन्होंने देखा कि एक अच्छे मतलब तैयार खातून जिसने ज्वेलरी भी पहनी हुई है, वो पानी के अंदर नहर के देख रही है और ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रही है, जैसे कि बाकायदा भाग के कोई आता है तो वैसे वो खड़ी हुई है। अब जैसे जैसे ये करीब जाते गए, क्योंकि ऑब्वियसली कच्चे के अंदर कोई इतनी बाइक तेज़ नहीं चलती, तो ये जब वहाँ पहुँचे तो इन्होंने देखा कि वो बाकायदा एक दुल्हन टाइप एक ड्रेस में है और फुली ज्वेलरी से भरी हुई लड़की है, और जो कि है भी बड़ी खूबसूरत। और वो इस तरीके से खड़ी हुई है जैसे कि कहीं से भाग के आ रही है। तो इन्होंने पूछा उनसे कि भाई सब खैरियत है, मतलब यहाँ भाग के क्यों आई हो? तो इन्होंने कहा, लड़की ने जवाब दिया कि मेरे पीछे लोग लगे हुए हैं जो मुझे मार देंगे और मैं उनसे बच के आई हूँ, और इस तरह की बातें की। तो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स इन्होंने दिया कि सामने ही एक गांव है और कोई किसी को नहीं मारेगा, वहाँ चली जाओ या मैं तुम्हें तुम्हारे घर वालों तक छोड़ देता हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, और इस तरीके से बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत मुश्किल से मैं बच के आई हूँ और वो लोग मुझे मार देंगे। आगे से उसने मुझे बोला कि फिर आप मेहरबानी करें मुझ पे और मुझे आगे तक, मतलब जहाँ का गाँव का बोल रहे हैं, मुझे ले जाएं, तो मैं आपकी मतलब आपकी मेहरबानी होगी। तो भाई ने सुना, देखा, सोचा, उसने सोचा कि शायद कोई ज़बरदस्ती की शादी है, ऐसा कोई सिलसिला है। तो आगे एक गांव है छोटा सा, मैं बस इसको वहाँ उतार के निकल जाऊँगा, फिर ये मतलब हो जाएगा काम। तो बाइक इन्हीं ने उस वक्त तक खड़ी की हुई थी, बंद कर दी थी। तो उसको बोला चलो ठीक है, मैं तुम्हें आगे तक छोड़ देता हूँ। उसके बाद बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगे। अब वो खातून जो थी वो लेफ्ट साइड पे थी, और ऑब्वियसली बाइक की किक जो है वो राइट साइड पे वो कर रहे थे। और बाइक जो थी फॉर सम रीज़न स्टार्ट नहीं हो रही थी। ये मतलब नीचे ध्यान, मुंह नीचे करके अपना वो किक दे रहे थे, तो वो चल के राइट साइड पे आ गई। अब जब इन्होंने एक किक दी और फिर वो बाइक स्टार्ट हुई, तो क्योंकि मुंह नीचे की ही तरफ था तो इनकी नज़रें उसकी जब पैरों पे पड़ी तो वो थे उल्टे। उल्टे पैर जब नज़ारे सी बातें नज़र आएंगे तो शौक ऐसा था कि वो थोड़ा से मतलब घबरा के, मतलब एकदम से ऊपर देखा नीचे ही से, तो वो जो खूबसूरत लड़की थी उसकी अजीब मुरझाई हुई और खौफनाक सी शक्ल थी जो इनकी तरफ देख रही थी। उसी पोज में, उसी स्टाइल, मतलब नीचे झुके हुए ही इन्होंने फौरन, क्योंकि बाइक स्टार्ट हो गई थी, रेस दे के बाइक भगा दी। उस नैनो सेकंड के एक मतलब डिसीजन पे वो मतलब लड़की इन पे लपकी और ये निकल गए, और वो इनके पीछे भागने लगी, और ये बस सामने देख रहे हैं और बाइक चला रहे हैं, और वो पीछे से इनको इनके नाम से इमरान करके बुला रही है और आवाज़ें दे रही है, लेकिन इन्होंने उसकी तरफ नहीं देखा।
कह रहे हैं पता नहीं कैसे बाइक उस कच्चे में से चला वला के ये गांव में घुसे और एक बैठक में जाके गांव में मिल गए, जाके गिर गए और बेहोश हो गए। कहते हैं 2 हफ्ते तक वो इतनी खौफनाक शक्ल थी उसकी कि ये 2 हफ्ते तक उसको मतलब भुला नहीं सके और नॉर्मल नहीं हो सके, और बुखार में इन्होंने गुजारा टाइम। और अब जैसे आज की ये बात बताते हैं अब की, ये तो वो ज़मीनें वगैरह कसूर की बेच चुके हैं और वहाँ पे अब किसी किस्म का इस तरीके का काम नहीं करते। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और ऑल्दो दिस इज समथिंग जो कि हमने एक ज़माने से सुनते आ रहे हैं, लेकिन बात वही है कि जो सिचुएशन, जो सब कुछ होता है, उसका हम क्या कर सकते हैं। मतलब जिस पे गुजरेगी उसको पता है कि उसने क्या देखा और क्या गुजरी। और नो डाउट ये ज़मीनें बेच के सब कुछ जान छुड़ा ली उस इलाके से, तो वाकई कोई ऐसी चीज़, ऐसी शक्ल इन्हें देखी जो बर्दाश्त से बाहर थी। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट स्टोरी जो आ रही है वो फरवा की तरफ से है। ये कहती हैं कि इनकी ये पिंडी में है और इनकी जो खाला थी वो मतलब पिंडी में रहती थी। वो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर इनकी खाला की डेथ हो गई, वो भी बहुत ही मतलब तकलीफ दे तरीके से। मतलब हालत ये थी कि ब्लड वॉमिट्स और ये सब भी हो रहा था। रिपोर्ट्स में कभी कुछ बकौल इनके नहीं आया और वो इस दुनिया से चली गई। और पीछे इनकी 2 बेटियां मतलब रह गई, जो कि इनके साथ इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो अब ये वहाँ पे मतलब कुछ अरसा रहने के लिए चली गई और कहती हैं कि शुरू में तो कुछ मतलब नॉर्मल ही रहा, लेकिन फिर कुछ अजीब चीज़ें होने लगी। इनकी जो छोटी कज़न थी वो अब एक कोई टीवी प्रोग्राम देखती थी रात को 2:30 बजे, जो अक्सर लेट नाइट आता था। तो वो अपने कमरे में जाग के मतलब वो टीवी देख रही थी और उसके सामने ऑपोजिट जो रूम था वहाँ अंधेरा था, लाइट्स बंद थी। तो ये कहती हैं कि वहाँ पे उसको मतलब ऐसा लगा जैसे कि कोई एक सफ़ेद चेहरा नमूदार हुआ, जैसे बाकायदा एक क्लाउन या जोकर टाइप पेंट वाला शक्ल होती है वैसी। उसने इग्नोर किया, वो अपना टीवी देखती रही ये सोच के कि मेरा वहम है, और वो मतलब टीवी को देखते हुए ऐसे साइड पे नज़र पड़ रही है तो रिफ्लेक्शन है। और वो अपने आप को ये दिलासा देखती रही, जबकि उसने कहा कि वो जो चेहरा था वो ब्लर चेहरा प्रोमिनेंट होने लगा और बाकायदा क्लैरिटी के साथ जब नज़र आने लगा तो उसने मतलब उस तरफ से अटेंशन डाइवर्ट की और जैसे तैसे गिर के मतलब रात गुजारी और वो सो गई, ज़्यादा उस पर फोकस किए बगैर। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप फेस टू फेस आ जाएंगे फिर तो फिर वो आप समझ सकते हैं। सुबह हुई, ये तस्करा छेड़ा गया, लेकिन किसी ने कोई मतलब उस पर घास नहीं डाली। और फिर उसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ कि रोज़ाना रात को 8 बजे बिजली जाया करती थी। अब ये कहती हैं कि इनके साथ अभी तक कुछ हुआ नहीं था, और रात को लेकिन 8 बजे ऐसी वहशत और घुटन जो थी उस कमरे में होती थी बिजली जाने के बाद, कि ये लोग सारे बाहर निकल के बैठ जाते थे कि अंदर मतलब नहीं हो रहा। और फिर उनकी छोटी कज़न ने इनको बताया, जिसको वहम समझ के छोड़ दिया गया, और इसी तरीके से सिलसिला चलता रहा। अब ये कहती हैं कि इनकी जो कज़न इनकी उम्र की थी, जो इनकी दोस्त हैं, उनके साथ एक सिलसिला शुरू हुआ कि रात में वो मुसलसल चीखती हुई सोते में से उड़ जाती और आवाज़ें लगाती हुई कि मुझे मत मारो, और इस तरह का सिलसिला। और ये समझती थी कि वो अपनी, जाहिर सी बात है, मदर की डेथ की वजह से डिप्रेशन या उस स्टेट में है, लेकिन वो जिस खौफ से उठती थी रात में चीखती हुई, और इनको देख के भी चीखती रहती थी थोड़ी देर तक, उधर से इनको मतलब खुद भी एक
खौफ सा आने लगा और इसी तरीके से रात को ये कम सोने लगी, क्योंकि वो रात में उसकी चीख से उठना एक अलग खौफनाक सिचुएशन थी। लेकिन अगेन वही बात कि मतलब इस चीज़ का कोई एक सद्देबाब नहीं निकल रहा था। तो इनके फादर जो हैं उन लड़कियों के, यानी इनके खालू, उन्होंने जाके किसी को अप्रोच किया और वो घर लेके आए। तो एज यूजुअल उन्होंने कहा कि घर हॉन्टेड है, जो कि शॉकिंग किसी को नहीं लगा और यही समझा गया कि ये आम सी बात, मतलब जो सब करते हैं वो ये कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जिसकी मौत हुई है उसकी कोई चीज़ घर में लाके रखी गई है। तो पूछने पे एक जो इनकी कज़न थी वो बहुत अपनी वालदा से बहुत ज़्यादा अटैच थी, तो वो पता नहीं ये लगा कि उनकी कब्र की मट्टी जो है वो जमा करके एक शीशी या किसी चीज़ में घर में लग रखी है। ये फिर सुनने के बाद ऑब्वियस सी बात है, वो थोड़ा सा एक मेंटल शिफ्ट हुआ, जो कि पहले उस आदमी की बातों को इग्नोर किया जा रहा था। और ये फैसला हुआ कि चलो बेहतर ये है कि इस घर में इतनी हमारे साथ ट्रेजेडी हुई है तो हम शिफ्ट कर जाते हैं यहाँ से। अब इसी तरीके से एक शिफ्टिंग शुरू हुई और छोटी जो थी वो अक्सर कहती थी कि मुझे साए नज़र आ रहे हैं और चीज़ें हिलती जुलती नज़र आती हैं, जिसको ये खुद कहती थी, इग्नोर करती थी इनको कि वहम है, कुछ भी नहीं है। और क्योंकि इन्होंने खुद कुछ नहीं देखा और सुना, तो ये हमेशा यही कहती थी कि एक वहम की सिचुएशन है, एक ट्रैजिक हाउस है ये, तो शायद इधर थोड़ा सा यहाँ से जाएंगे ये लोग तो बेहतर हो जाएंगे। अब ये कहते हैं कि जी घर शिफ्टिंग एक जगह फाइनल हुई और सामान शिफ्ट करने लगे, तो अब खाली घर जिसमें पार्शियली खाली घर था जिसमें अब ये रह रहे थे, वो कुछ ऐसा खौफनाक होता गया जा रहा था। जैसे जैसे चीज़ें खाली होती जा रही थी कि गज़बनाक एहसास वहाँ होता था। अब ये कह रही हैं कि इनकी और इनकी हम उम्र जो कज़न है ये घर में अकेले थे और इनके वालिद, मतलब इनके खालू और उनके वालिद, वो नए घर में चीज़ें रखवाने गए हुए थे, तो ये लोग पीछे रह के सफाइयाँ कर रही थी, सामान समेट रही थी और सब ये काम कर रहे थे। और रात भी हो गई थी लेट, तो 12 बज रहे थे, तो बिजली चली गई और ये क्योंकि घर धो रही थी और कमरे वगैरह साफ कर रही थी, तो इनको पानी चाहिए था, जिसकी वजह से ये सहन में जो अंडरग्राउंड पानी के टैंक होते हैं वहाँ से डायरेक्ट पानी निकालने के लिए चले गए। अब ये कहती हैं कि वहाँ पे जाके तो वैसे ही अंधेरा, सहन में आए तो उनको दूर से आवाज़ें आने लगी जैसे कोई भेड़िया रो रहा हो, या जिस तरह एक आवाज़ जो उनकी होती है थोड़ी सी वो मतलब दे रहा हो। कहती विद इन अ फ्यू मिनट्स देखते ही देखते आवाज़ तेज होती गई और अब चारों तरफ से ऐसा लग रहा है कि कुत्ते और भेड़िए रो रही हैं इनके अतराफ में, जो ये खुद सुन रही हैं। और अब इनको परेशानी होने लगी। अब जब ये टैंक के पास थी और टैंक मतलब खोला या खुला हुआ था, तो उसके अंदर से जब आवाज़ आई तो ये बिल्कुल ही वहाँ फ्रीज हो गई और हालात ऐसे हो गए कि मतलब हाथ पैर फूल गए, समझ में नहीं आ रहा कि आज ये हो क्या रहा है। और अब बाकायदा पानी के टैंक के अंदर से भेड़ियों की आवाज़ें आ रही। इतनी ही देर में इनके खालू आ गए और उनके आने से वो जो बिल्कुल ही सकते वाली सिचुएशन थी वो टूटी। और उसके बाद फिर इनको एहसास हुआ कि वो जो छोटी इनकी कज़न कहती थी वो झूठ नहीं बोलती थी। अब ये कहते हैं कि हम अल्लाह का शुक्र है वहाँ से चले गए और उस सब ठीक रहा, लेकिन अब कभी भी उस साइड पे हम नहीं जाते। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और इसी तरीके से एक दोस्त हैं हमारे मिस्टर एम, वो बताते हैं अपने नाना और ननियाली साइड की स्टोरीज कुछ जो कि लाहौर में हुई पोस्ट पार्टीशन। और ये कहते हैं कि इनके नाना जो थे वो उस वक्त शादीशुदा थे और काफ़ी काम करते थे, मतलब लेट शिफ्ट्स करते थे।
तो ये अक्सर साइकिल पे इनका आना जाना था उस ज़माने में। और इसी तरीके से ये एक रात काम से फारिग हुए तो काफ़ी देर हो चुकी थी, ज़रूरत से ज़्यादा टाइम मतलब लग चुका था। और इन्होंने सोचा कि एक कच्चा रास्ता है घर जाने का, वो ले लिया जाए ताकि जल्द से जल्द घर पहुंचूं, क्योंकि फ़ोन वगैरह वाला ज़माना नहीं था। और इनको बाद में एहसास हुआ कि काफ़ी देर हो गई और घर पे कोई है भी नहीं, और जो इनकी वाइफ है यानी नानी इनकी, उनको मतलब ना खैर खैरियत में बता सका, ना पूछ सका, ना वो सब कुछ। वे कह रहे हैं कि ये जब उस रास्ते में निकले तो एक ऐसा सन्नाटा था जो कि ऐसा लग रहा था कि ये हर चीज़ रुक गई है, टाइम रुक चुका है, एक चीज़ की आवाज़ नहीं थी। ये अपनी साइकिलिंग करते हुए जा रहे थे और फिर आधे रास्ते में जाके इनको महसूस हुआ जैसे कि साइकिल वजनी हो गई है, चल नहीं रही। अब जैसे ये फोर्स कर करके उसको चला रहे थे तो इनको फील हुआ कि पीछे जो कैरियर है साइकिल का, उस पर कोई बैठा हुआ है। अब ये कहते हैं कि इसी मोमेंट पे इन्होंने आयतें पढ़ना शुरू की अपने आप को बचाने के लिए। ऑब्वियसली डर गए थे। तो जैसे ही ये इन्होंने सिलसिला शुरू किया तो साइकिल जो थी वो हल्की हुई और करीब ही पानी था जिसके अंदर ऐसा लगा किसी ने छलांग मारी, और एक पानी की उछल जो आवाज़ होती है वो आई। ये उसके बाद तेज़ी से ये साइकिलिंग करते हुए घर पहुंचे और फैसला किया कि अब दोबारा उस रूट से नहीं जाऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। लेकिन और भी ये बताते हैं कि ये जब क्या कहते हैं, नाना नानी जो है, एक फैमिली जब इनकी बढ़ने लगी और सब कुछ होने लगा और हालात भी फाइनेंशियली थोड़े बेहतर हुए, तो क्या कहते हैं, एक घर ढूंढने लगे ये लाहौर में। और इनको एक अच्छा घर मिल गया इनकी मुताबिक, मतलब साइज के मुताबिक। और जिस तरह पुराने घर होते हैं कि मतलब बाथरूम सेपरेट होते हैं, वरांडे में बने हुए, और बेडरूम से अलग वगैरह वगैरह। तो आपको अगर वॉशरूम रात में जाना है तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा वरांडे में, वहाँ से पैदल जाना पड़ेगा, फिर वापस आना पड़ेगा। तो ओल्ड स्कूल ऐसे ही होते थे। अब ये कहते हैं इनके मामू जो उस वक्त छोटे होते थे, वो रात में उनकी आंख खुली और उनको वॉशरूम जाना था। अब वैसे तो वॉशरूम सब बाहर का यूज़ करते थे, एक जिस बेडरूम में ये थे सारे, उसमें बाथरूम अटैच था, लेकिन वो दरवाज़ा था बंद, लॉक किया हुआ था। और उसको क्योंकि आदत भी नहीं थी और वैसे भी बंद ही मिला था, तो वो ज़्यादा मतलब उधर इस्तेमाल नहीं होता था। वे कहते हैं कि ये बच्चा था, रात का टाइम था, उसको बाहर वरांडे में अंधेरे में डर लग रहा था, तो उसने सोचा कि मैं इसी बाथरूम में चला जाता हूँ जो इस बेडरूम में अटैच्ड है। अब वो कोशिश की उन्होंने, और वो लॉक जो उस दरवाजे पे था वो खुला और वो वॉशरूम चले गए। कहते हैं जी 20 मिनट के बाद नानी की आंख खुली बच्चे के रोने से, और इन्होंने इधर उधर मामू को देखना, मतलब बेटे को देखना शुरू किया, नजर ही नहीं आया कहीं। अब एक शोर मच गया, नाना भी उठ गए, सब इधर उधर देख रहे। फिर एहसास हुआ कि बच्चे की रोने की आवाज़ दूर से नहीं, बाथरूम से जो अटैच्ड है उससे आने लगी। इन्होंने वो लॉक्ड बाथरूम खोला और देखा कि बच्चा अंदर जो है डर के मारे एक जगह फ्रीज हुआ हुआ, बस बुरी तरीके से रो रहा है। तो उसके ऊपर इन्होंने जो है वो बच्चे को अंदर जाके जल्दी से पकड़ा, तो जिन्हें देखा कि बाथरूम की जो खिड़की है उसमें सिर्फ 2 लाल आंखें अंदर की तरफ देख रही हैं। जल्दी से बच्चे को पकड़ा, बाहर निकाला और बाथरूम को दोबारा बंद किया। अगले दिन जो मालिक मकान था पुराना, उससे फिर बात हुई और उसको ढूंढा गया, पूछा गया कि ये क्या सिलसिला है। तो उसने कहा कि हमने किसी को बताया नहीं, लेकिन हमें लगता है कि उस बाथरूम में कोई चीज़ है और हमें फील भी होती है, इसलिए हमने उसको बंद रखा हुआ था और हमने किसी को नहीं बताया। ये कहते हैं कि हमने कुछ अरसे में उस घर को छोड़ दिया बिफोर फर्दर थिंग्स कुड हैपन।
इसी तरीके से इनकी खाला की स्टोरी है, लेकिन ये अब उस वक्त की बात है जब वो सऊदी अरब में होती थी। ताइफ नाम की एक जगह है सऊदी अरब में। वहाँ पे ये जो खाला की फैमिली है वो एक रोड ट्रिप पे थी और एक लोकल टूर गाइड के साथ वहाँ से गुजर रहे थे। रात थोड़ी लेट हो चुकी थी और पूरा दिन गाड़ी चलाने के बाद एक थोड़ा सा एक जगह गाड़ी लगा के जगह ढूंढी जा रही थी जहाँ साइड पे लगा के टांगे वांगे थोड़ी स्ट्रेच करें, थोड़ा रिलैक्स करें। और वहाँ अक्सर क्योंकि लंबी स्ट्रेचेज ऑफ रोड्स होती हैं, ट्रैवलिंग होती है, तो लोग अपनी चाय वाय सब लेके जाते हैं और रेस्ट एरियाज बने होते हैं मेन रोड्स पे, वहाँ आप लगा के गाड़ी थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं दोबारा चलाने से पहले। अब ये कहते हैं कि जब वो रेस्ट एरिया आया ताइफ का तो वहाँ पे एक छोटा सा पार्क था जहाँ स्विंग्स लगी हुई थी। जाहिर सी बात है, और बच्चों ने वो स्विंग्स देख के एक्साइटेड हुए और गाड़ी सबने ऐसी लगाई कि गाड़ियों के हेडलाइट्स जो थे वो स्विंग्स जो झूले थे उन पे पड़ रही थी लाइट। रात का टाइम था और बकौल इनकी कि बिल्कुल हवा नहीं थी, एक हब्स जैसा इन्वायरमेंट था। अब बच्चे तो गाड़ी से उतर के स्विंग्स और झूलों की तरफ भागने लगे। तो जैसे ही बच्चे गाड़ी से उतरे तो उन्होंने देखा कि बिल्कुल जो सामने स्विंग्स लगी हुई है वो अब तेजी से हिलने लगी, जैसे इस पे कोई बैठा हुआ है। और वो हवा वाला एक हिलना नहीं, बिल्कुल बाकायदा जैसे स्विंग होता है वैसे स्विंगिंग कर रही है। बच्चे भी भागते भागते अचानक से रुक गए और हैरत से ये देखने लगे और बिल्कुल ही मतलब एक अजीब सा सिचुएशन। अब थोड़ी ही सी देर वो चली, उसके बाद वो रुक गई, बिल्कुल सीधी हो गई। और उसके बाद थोड़ी देर में फिर वो चल पड़ी। तो बड़ों ने जल्दी से बच्चों को आवाज दे के वापस बुलाया और जो गाइड इनके साथ गाइड था उसने इनको बोला कि डरने की बात नहीं है, हमारे यहाँ ये कॉमन है और ताइफ वगैरह में, और ये बस जिनों के बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, तो इनसे डरिए नहीं, बैठ जाए वापस गाड़ी में और बस हम चलते हैं। अब ये कहते हैं कि ये जो कज़न इनके सबसे करीब पहुंच गए थे स्विंग के, वो अगले ही दिन बीमार पड़ गए, बुखार चढ़ गया उनको। लेकिन बहरहाल ये एक आम चीज़ थी ताइफ में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस 3 स्टोरीज। और यस, वियर्ड थिंग्स हैपन एट नाइट इन द मिडल ऑफ नोवेयर। और ताइफ के बारे में मैंने भी सुना है। और पहले ये होता था क्योंकि लोग इतने होते नहीं थे और लिटरली बहुत कम लोग होते थे। ज़्यादातर लोग आपको मिलते थे सऊदी अरब में, लाइक दमाम, जद्दा वगैरह। यहाँ इन जगहों में बहुत कम आमदोरफ्त होती थी, तो ऐसे वाक़यात बहुत होते थे। अब आई डाउट, क्योंकि अब बहुत बड़ी आबादी हो गई है और काफ़ी डेवलपमेंट है और काफ़ी मतलब जगह है और आना जाना है लोगों का, तो पता नहीं, मे बी अभी भी बच्चे जो है रात में निकलते हैं खेलने के लिए। तो एनी हाउ, मूविंग फॉरवर्ड, हमारे एक एनोनिमस भाई लिखते हैं, ये 2 साल पहले की बात है और ये एक यूनिवर्सिटी के कैंपस की ही स्टोरी है। और काफ़ी बकौल इनके कैंप हॉस्टल्स थे उधर, लेकिन और जिस बिल्डिंग में ये थे वहाँ ग्राउंड फ्लोर समेत 4 फ्लोर्स पे मतलब वो हॉस्टल था। और ये नाम नहीं ले रहे क्योंकि ये वहाँ के स्टूडेंट रह चुके हैं और ये अब किसी और को मतलब डराना नहीं चाहते, बिला वजह पैनिक नहीं करना चाहते। वे कह रहे हैं कि ये नए नए शिफ्ट हुए थे, जो रूम इनको मिला था वो 408 था। रूम का स्ट्रक्चर ये था कि हर रूम में 3 लोगों की सोने की जगह थी, जिसमें से रूम मतलब एक स्क्वायर रूम है और उसका एक कॉर्नर अलग से थोड़ा सा खिंचा हुआ है, गली टाइप। तो ऐसा सिलसिला होता था कि जो मेन स्क्वायर रूम है उसमें 2 लड़के मतलब 2 लोग जो है वो अलग अलग बेड्स बने हुए हैं, और जो कॉर्नर था वो गली सा, उसमें उस गली से मतलब जो जगह बनी हुई थी उसके अंदर एक बेड था और थोड़ी सी स्पेस थी चलने की जितनी एक आदमी की होती है, और बेड के दूसरी तरफ खिड़की थी। तो थोड़ा सा कंजेस्टेड था, लेकिन वो एक प्राइवेसी थी और एक प्राइवेट कॉर्नर था, सो टू स्पीक। अब हुआ यही कि ये जब लोग आए तो 2 लड़के जो पहले आए थे उन्होंने वो मेन बेड्स ले लिए
और ये लेट आए थे तो इनको कॉर्नर वाला मिला। अब ये कहते हैं कि इनको आज तक कभी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं थी सोने में या कभी कुछ, और ये मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। तो ये उस कहते हैं बेड पे जब लेटे फॉर द फर्स्ट टाइम तो इन्होंने एक्सपीरियंस किया। कहते हैं रात के 3 बज रहे थे और ये सो चुके थे, और क्योंकि तो ऐसी बात है ट्रैवल थकान सब कुछ थी, तो 3 बजे के करीब इनकी आँख मतलब आँख खुली तो नहीं, जाग गई। आंखें इन्हें फिर भी नहीं खोली थी, बंद थी, और इंतहाई थकन हो रही थी, और हल्की सी खिड़की से रोशनी आ रही थी अंदर येलो सी, जो स्ट्रीट लाइट की थी। और इनका बिल्कुल ये करवट पे लेटे हुए थे, तो इनका हिलने का मूड नहीं था और ये कोशिश कर रहे थे कि दोबारा सो जाएं। अब इसी दौरानिए में क्योंकि आंखें बंद हो के भी लाइट का एहसास तो होता है, तो ये मतलब लेटे हुए थे तो एकदम से जो आंखों पे लाइट पड़ रही थी वो एकदम से ऐसा लगा जैसे कोई चीज बीच में आ गई। अब वो जो बीच में मतलब उस लाइट के उसमें बीच में आई, या बंद आंखों के हिसाब से भी वो एक अंधेरा सा आने लगा, तो इनको फील हुआ जैसे कि कोई इनके और खिड़की के बीच में आ गया है, और ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई बहुत ही करीब अपना मुंह ला के इनको घूर रहा है। अब लेटे हुए ये मतलब लेटे हुए थे और महसूस कर रहे थे, लेकिन कोशिश इनकी ये थी कि ये सो जाएं, लेकिन हो नहीं रहा था। और अब ऐसा फीलिंग एक वो भी फीलिंग आ रही थी कि ये मतलब कौन है, और मतलब अब फील बाकायदा हो रहा था जैसे कि कोई बिल्कुल साथ में मतलब मुंह करीब करके बैठा हुआ है और इनको देख रहा है। इनके जहन में एकदम से आया कि ये कोई सिक किस्म का प्रैंक है जो कोई ये लड़के कर रहे होंगे इनको डराने के लिए। तो जस्ट अपने आप को तसल्ली करने के लिए इन्होंने आंखें खोल ली। अब जब आंखें इन्होंने खोली तो देखा कि एक मुंह है जो कि बहुत ही कम रोशनी, क्योंकि उसकी पीछे रोशनी पड़ रही थी तो फीचर्स उसके क्लियर नहीं थे, तो उसके पूरे मुंह पे झुर्रियां थी और गाल लटके हुए थे, और आंखों की जगह खाली जगहें थी, सॉकेट्स खाली थे, आंखें उसमें नहीं थी, और वो बिल्कुल इनके मुंह के पास इनको घूर रहा है। इन्होंने उसको देखते ही चीखने की कोशिश की, तो इनको एहसास हुआ कि इनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही, ये हिल नहीं सक रहे और पैरालाइज्ड हैं, सिर्फ आंखें इनकी चल रही हैं। अब कहते हैं कि इस खौफनाक हाल में अब जब हिल नहीं पा रहे तो इनके कानों में एक जोर सी एक आवाज आने लगी जैसे कि कोई बम फट गया, और उसके बाद जो एक आवाज होती है कानों में, उस तरह कान बजने लगे, और ये तकलीफ के मारे इन्हें आंखें अपनी बंद कर ली, और इनको ऐसा लगा कि शायद इनका आखिरी टाइम आ चुका है। इन्होंने दिल ही दिल में, क्योंकि मुंह से आवाज निकल नहीं रही थी, वह कलमा पढ़ना शुरू कर दिया कि बस मैं तो गया। अब कहते हैं कि जैसे ही मैंने ये रिसाइट करना शुरू किया, और जाहिर सी बात है मतलब आखिरी टाइम पे कोशिश करता है जो जो आता है वो सब निकाल पढ़ ले, तो इनको फील होने लगा कि जैसे कि मतलब कुछ हल्का हो रहा है सिचुएशन। और जब इन्होंने आंखें खोली तो देखा इनके इर्द गिर्द कुछ भी नहीं है, और इनके जो मोटर फंक्शंस है यानी कि हाथ पैर सब कुछ सब चल रहा है, मुंह चल रहा है, सब नॉर्मल हो चुका है। हालत ये थी कि 1-2 सर्दियां थी, लेकिन इनको ठंडे पसीने आए हुए थे, और ये फिर मतलब बहुत ही अजीब हालत थी। और ये अपने दोस्तों वोस्तों की तरफ गए तो देखा वो भी गहरी नींद सो रहे हैं, और एवरीथिंग वाज पीसफुल। अब ये कहते हैं वो रात थी जो ऐसे तैसे गुजरी, और उसके बाद से इनको स्लीप पैरालिसिस के मसले, बुरे ख्वाब और इस तरह की मसाइल शुरू हो गए। और वैसे इनको आज तक कभी ये मसले नहीं थे, लेकिन इनको हॉस्टल में आने के बाद ये सब शुरू हुआ। अब जैसे टाइम गुजरा, कोविड आया, कोविड की वजह से यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई। जब वापस खुली तो SOPs के तहत 4 दिन के लिए जो भी आ रहा है उसको एक सेपरेट रूम में अकेले ठहराया जाएगा, उसके बाद वो मिक्स अप होगा। तो जब ये वापस आए तो इनको क्वारंटीन जो किया गया रूम नंबर 410 में किया गया, और ये अपने पुराने रूम 408 के पास ही थे, और ये वहाँ रह रहे थे अकेले।
कि एक दिन कुछ लड़के आए जो कि उस रूम के अंदर पहले रहते थे और उनका कुछ उसमें सामान था, तो वो कुछ लेना चाह रहे थे वहाँ से और इनसे बात हुई। तो उन ग्रुप में लड़कों ने ऐसे ही इशारा करके पूछा कि तुम क्या कोने वाले बेड में सोते हो? तो उसने बोल मतलब एक झिझक के बगैर जवाब दिया, नहीं, जब पूरा रूम मुझे मिला हुआ है तो मैं तो इधर बीच में सोता हूँ। तो उस इनको एहसास हुआ कि इन लड़कों को कुछ पता है उस कॉर्नर के बारे में, जो कि ये इशारतन इन्होंने पूछा ही इसीलिए क्योंकि कोई ख़ास वजह है। अब जैसे ही मतलब बात हुई तो इन्होंने फिर पूछा खुद से कि कॉर्नर के बेड की ऐसी क्या ख़ास बात है? तो एक ने बोला कि जो ये कॉर्नर वाले बेड पे ज़्यादा रहता है, मतलब सोता है, वो जल्दी रूम चेंज करवा लेता है। और इनका एक क्लास मेट था जो कि रिसेंटली सबसे पहले उस स्पॉट पे सोता था, और वो उसने बताया कि जो ख्वाब मतलब ऐसे ख्वाब आते थे वहाँ लेटने के बाद जो नाकाबिले बयान हैं, जो बताने के काबिल ही नहीं है। और बिल्कुल जब वो सोते में से उठता था तो ऐसी हालत होती थी जैसे कोई मैराथन भाग के आ रहा है और उसकी सांस चढ़ी हुई होती थी। ये सुनने के बाद इनको अंदाज़ा हुआ कि मामला वाकई कुछ ख़राब है और ये इनका वहम नहीं था। और कहते हैं जिस वक्त से मैंने वो उस फ्लोर पर टाइम पूरा किया और मेरा वहाँ से हटा और फोर्थ फ्लोर से, तो इंटरेस्टिंगली उसके बाद मुझे कभी स्लीप पैरालिसिस नहीं हुआ, जो पहले थोड़ा ऑफन होता था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और हम आगे बात करते हैं हमारी दोस्त अफसाना की। अफसाना साहिबा जो है वो हमें बताती हैं कि ये बाहर रहती हैं यूएसए में, और इनकी पूरी फैमिली ही तकरीबन मेरे ख्याल भारी है। तो ये जब गेट टुगेदर्स वगैरह होती हैं तो ये अक्सर स्टोरीज शेयर होती हैं जो हम यहाँ करते हैं। तो इसी तरीके से इनके मामू ने अपना एक एक्सपीरियंस बताना शुरू किया जो उन्होंने उससे पहले कभी नहीं बताया था। जो 90s के अराउंड की बात है जब उनकी शादी हुई थी। इनके मामू का जो था एक कार डीलरशिप थी, वो बड़ी सक्सेसफुल थी। और शादी के बाद जो है मतलब जो है एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, कि कुछ महीनों के बाद इनके मामू ने नोटिस करना शुरू किया कि इनकी जो डीलरशिप है उसके इर्द गिर्द कीचड़ में कोई अजीब से निशान बने हुए होते हैं जब सुबह आते हैं। और कभी कीचड़ में बने होते हैं, कभी दीवार पे बने होते हैं, कभी नींबू मिलते हैं जिनमें सुइयाँ घुसी हुई होती हैं उनकी ही प्रॉपर्टी पे। और कभी रैंडमली अजीब चीज़ें उनको मिलती रहती हैं, कि कभी नारियल मिला जिसमें काले और लाल धागे बंधे हुए, इस तरह का सिलसिला। कहते हैं एक दिन इन्होंने देखा भी कि सुबह इनके गेट पे दुकान के मतलब वो डीलरशिप के कोई बंदा कुछ तावीज़ टाइप बांध रहा है और ये उसके पीछे भागे, तो वो भाग गया और उसको पकड़ नहीं सके। और ये एक महीने से मतलब मामले चल रहे थे, और क्योंकि बिजनेस डाउन हो रहा था तो इनका ध्यान उस पर ज़्यादा था और ये जो हरकतें थी उस पर इनका ज़्यादा ध्यान नहीं था। कहते हैं ये है कि जो बिजनेस लाखों दे रहा था अब वो कुछ चंद हज़ारों पे आया हुआ था। और मामले से चल रहे थे और घर वाले जो थे वो ये कंप्लेन कर रहे थे कि मामू जो है वो लोगों से डिस्टेंस होते जा रहे हैं, और अभी हाल ही में इनकी शादी हुई है और मामी को अब ये बिल्कुल भी घास नहीं डालते, और अक्सर उनसे लड़ाई भी हो जाती थी और अच्छा खासा मतलब तू मैं हो जाती थी, जबकि उसमें मामी का कोई कसूर भी नहीं होता था। और अक्सर इनके जो वालिद नाना नानी वगैरह वो लोग फिर इन्वॉल्व होते थे और मामला ठंडा करते थे, और बहुत ही हॉस्टाइल घर का माहौल हो गया था। इनकी जो वालदा थी उनको एक अनईजी फीलिंग आना शुरू हो गई थी, और जैसे कि इनकी मदर जो है अफसाना साहिबा की, वो भी बताती हैं कि ऐसी फीलिंग थी कि जैसे कि कुछ एक्सट्रीमली ऑफ मसला है यहाँ पे। और और ऐसा लगता था जैसे मुस्तकिल कोई देख रहा है। एक दिन मामू ने ये ऑफिस की सारी स्टोरी अपनी वालदा को बताई कि ऐसे नींबू मिलते हैं और ये सब कुछ। तो
इनके जो फादर हैं वो फौरन समझ गए और अपने एक जानने वाले जो कि उस वक्त दुबई में थे उनको कॉल की कि भाई तुम जल्दी आओ, मेरे घर पे कुछ अजीब सी हरकतें हो रही हैं। और जो इनके जानने वाले थे जिनको इनके घर वाले बड़े अब्बा के नाम से या बड़े पापा के नाम से पुकारते थे, वो थोड़े से मतलब रिलीजियस स्कॉलर टाइप के आदमी हैं और इन चीज़ों में है। तो उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं आ जाऊँगा महीने महीने के अंदर, और बस कोशिश करो कि चीज़ें अभी मेंटेन करो। अब कहते हैं ये खबर निकली कि जो इनकी मामी है वो प्रेग्नेंट है, महीना डेढ़ हुआ है। सब एक खुशी घर में फैल गई, लेकिन इनके घर का एक उसूल है कि ये बताते नहीं है जब तक एक नियरिंग मतलब एक टाइम ना गुजर जाए। तो घर के अंदर के लोगों को पता था, बाहर किसी को नहीं पता था। और मामू जो थे इनके, ऑल्दो ये एक बड़ी खुशी की बात थी और बड़े खुश थे, लेकिन उसके बावजूद भी मामी के साथ उनका बर्ताव ठीक नहीं था और जो उनकी ड्यूटीज थी वो नहीं कर रहे थे और बड़ा फिर भी हॉस्टाइल इन्वायरमेंट था। तो इनकी जो वालदा है नानी, उन्होंने मतलब शिफ्ट कर दिया उस बहू के रूम में शिफ्ट हो गई और उनको बोला कि आप तुम उधर मेरे रूम में चले जाओ। और इस तरह एक सेटिंग बन के काम चलने लगा। अब इनकी जो वालदा हैं यानी नानी, वो रात में जब अपनी बहू के साथ सो रही होती तो ये देखती थी कि काले साए आके उस लड़की के ऊपर मंडला रहे हैं। और ये जो कि हाफिज कुरान थी वो मतलब ये सब चीज़ देख के चौंक देती थी, हिलने की कोशिश करती थी, तो वो हिल नहीं पाती थी और एक बाकायदा स्लीप पैरालिसिस टाइप सिचुएशन होती थी। तो वो क्योंकि हाफिज कुरान थी, वो अपने ही दिल में आयतें वगैरह पढ़ना शुरू करती थी और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता माहौल हल्का होने लगता था, जब तक वो मतलब फिर वो चलने फिरने लगती थी और फिर उसके बाद हिसार करती थी, पढ़ती थी और सब। ये सारी स्टोरी जो है वो इन्होंने जब अपने शौहर यानी नाना को बताई तो उन्होंने इमीडिएटली उन साहब को दोबारा कॉल किया और बोला फ़ौरन आओ, ये हो रहा है। और इनके जो मामू हैं उन्होंने भी अपने वर्क प्लेस पे अजीब चीज़ें होते हुए देखी और सेवरल सिक्योरिटी गार्ड्स रखे। तो सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी कहा कि भाई तुम्हारी जो जगह है ये हॉन्टेड है। और जो इनकी वाइफ थी मामी, वो भी बीमार अब पड़ने लगे। उनके दोस्त आखिरकार आए और उन्होंने उन बड़े पापा जिन्हें ये कहते हैं, और उन्होंने आते ही मतलब सारा कुछ देखना शुरू किया। तो उन्होंने बोला कि तुम लोगों के फैमिली के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा जिन्नात हैं और ये किसी ख़ास मकसद से यहाँ आए हुए, नॉर्मल नहीं है ये। इन्होंने फिर क्या कहते हैं उनको ये भी बताया कि जो इनकी डीलरशिप है गाड़ियों की, वहाँ भी बहुत हैं। और ये अंदाज़ा फिर लगाया गया कि किसी ने ज़बरदस्ती इनको भेजा है और ये आपको तकलीफ़ देने के लिए और हार्म करने के लिए आए हैं। अब ये जो है वो एक अलग ही एक सिचुएशन, जाहिर सी बात है जब पता चलेगी तो ये होगा। और फिर उन साहब ने बोला कि मुझे थोड़ा सा टाइम दें ताकि मैं ज़रा पता करूं कि आखिर ये सिलसिला क्या है। एक हफ्ते के बाद वो आए और उन्होंने बताया कि वो जो भी चीज़ें आई हुई हैं घर में, वो आप लोगों को तकलीफ़ देने आई और ख़ासकर मामू मामी को, और उनकी वो औलाद भी नहीं होने देंगी। और ऑब्वियस सी बात है कि शादी के भी पीछे पड़े हुए। वहाँ से एक सिलसिला खुला कि जो मामी है उनकी कोई खाला थी, उन्होंने कोई प्रपोजल पहले कभी भेजा होगा था, इन लोगों ने मना कर दिया था। उसके बाद से ये सिलसिले शुरू हुए, क्योंकि उसी के फौरन बाद इनकी इधर शादी हो गई और अल्लाह अल्लाह खरसल्ला हुआ और शायद काला जादू वहीं से इनके ऊपर हो रहा है। उन साहब ने कपल को एक कागज़ पे कुछ चीज़ें लिख के दी और बोला कि ये रात को 12 बजे आपने रोज़ पढ़नी है और आपको रोकने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आपने हर हालत में ये पढ़ना है।
उसके बाद कोई पाउडर था जिस पे पढ़ के दिया गया, उस पर उनको बोला कि नमक मिला के इसका इर्द गिर्द हिसार बनाना है आपने अपनी घर के एंट्री और एग्जिट्स पे, और जो आपकी डीलरशिप है उसके इर्द गिर्द भी। ये कंटिन्यूस हर दिन होना था। और फिर उन्होंने कुछ चीज़ें बताई कि जैसे कि कोई बाहर का आदमी आपके घर में नहीं आएगा, कोई मेड वगैरह कुछ भी नहीं, आपको भी जो है वो किसी और के यहाँ नहीं जाना, किसी से कहाँ जाके कहीं खाना नहीं है, और किसी का खाना घर आना नहीं है। इसके अलावा भी इन्होंने कहा कि ये प्रेगनेंसी जो है इसके बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए घर के बाहर। मामू जो थे इनके, इन्होंने काम पे जाना छोड़ दिया और वो घर पे ही रहते थे। सुबह जाते थे वो हिसार बांध के अपनी डीलरशिप के बाद घर आ जाते थे। और इसी तरह सिलसिला एक हफ्ते से चल रहा था कि क्या कहते हैं, ये कहते थे कि रात को जब वो पढ़ते थे, रात को 12 बजे जो कुछ पढ़ने को दिया हुआ था आयतें वगैरह, तो उसके बाद जो था वो दरवाजे और खिड़कियां बजना शुरू हो जाती थी रात में घर की, और वही बात कि जब देखते थे तो कोई नहीं होता था। एक दिन इनके मामू को कॉल आई, और जब वो डॉलर डीलरशिप अपनी भाग के गए तो देखा वहां आग लग चुकी थी और सब खत्म हो चुका था। और जहां मतलब एक जगह स्पॉट ऐसा था जहां पे आग ने कुछ असर नहीं किया था, बाकी सारी जगह बर्बाद हो गई थी। अब वो क्योंकि इतने ज़्यादा अफसोस में थे ये सब देखने के बाद, तो इन्होंने एहसास नहीं किया। तो उसी रात इनके जो ये बड़े पापा हैं वो आए और उन्होंने कहा कि तुम्हारी डीलरशिप के ही पास कुछ दफन है जिस पे काला जादू हुआ है। ये वहां गए और उन्होंने देखा जहां आग ने कुछ असर नहीं किया था, वहां खुदाई की और वहां से 2 गुड़ियां मिली जिसपे मामू और मामी की तस्वीर लगी हुई थी और पिन लगी हुई थी और दीगर कुछ कपड़े बाल वगैरह मौजूद था। उन्होंने, बड़े पापा ने वो चीज़ें अपने पास रख ली कि मैं इनको देखता हूँ, उनके ऊपर से जो जादू है वो हटाता हूँ, और आप जो है अब अपनी ये इस लड़की की खाला के बच के रहिएगा। और अगर वो, क्योंकि अब जादू क्योंकि ख़त्म हो गया है, तो वो ज़रूर वापस आएगी कुछ ना कुछ लेके, तो अपनी बहू को उसके सामने मत लाइएगा, और कोई भी वो चीज़ दें तो उसको मत खाइएगा। और वैसा ही हुआ कि अगले ही दिन वो औरत इनके घर आ गई फ्रूट बास्केट लेके, ये बोलती हुई कि मेरी जो वो लड़की जो इनकी बहू है वो उनकी खाला है, तो वो उनको बहुत मिस कर रही हैं, तो मिलना चाहती हैं, उनके लिए फल भी लाई हैं। इन्होंने झूठ बोला कि वो घर पे नहीं है और कुछ बातें करी और उनको रवाना कर दिया। और वो मगरिब के बाद वहाँ से रवाना हुई तो मामू इनके यानी लड़की के शौहर चुपचाप इनके पीछे पीछे निकले कि ये आखिर कहाँ जा रही है। तो उन्होंने देखा कि वो एक कब्रिस्तान में गई और जाके मिट्टी के अंदर कुछ दफन करके वहाँ से आ गई। क्योंकि अंधेरा था तो ये जगह देख नहीं सके सही से, लेकिन इन्होंने ये अंदाज़ा लगा लिया कि कुछ करके ये आई हैं। जिस पे अगले ही चंद दिन बाद बड़े पापा आए और उन्होंने कहा कि फिर से आप लोगों पे जादू हुआ है, और अब बेहतर ये है कि आप लड़का लड़की को यहाँ से रवाना कर दें समंदर पार, ताकि इनकी जान बच जाए, क्योंकि अब इनकी जान बचेगी नहीं। विद इन अ फ्यू डेज ये टिकट कटे और इस कपल को फौरन रवाना कर दिया गया। और वहाँ पहुँचने के बाद क्या कहते हैं, वलायत में इन लोगों ने बताया कि क्योंकि असरात ख़त्म हुए तो हमारी तबीयत भी बेहतर हो गई, मामी की तबीयत भी ठीक हो गई, और क्या कहते हैं बच्चा भी बिल्कुल खैर खैरियत से हो गया। इसके ही कुछ अरसे में उस लड़की खाला वापस नानी के घर आई और उसने इनको ओपनली कहा कि तुमने अगर उन दोनों को बाहर भेज दिया इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच जाएंगे। और ऑब्वियसली तू मैं के बाद उनको घर से निकाला गया। और अब ये कहती है नानी के अब इनके अपने घर में अजीब हरकतें शुरू हो गई, कपड़े लत्ते गायब होने लगे, पानी खुल जाता, किचन में चीज़ें जब भी सफाई के बाद भी खाना और सब बिखरा हुआ मिलता, और रातों को कोई आके दरवाजे पीटता। इसके बाद बड़े पापा ने इन लोगों को भी कहा कि आपके लिए भी बेहतरी ये है कि आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि इस चीज़ का कोई एंड नहीं है।
और अब ये कहते हैं कि हम सब पूरा ख़ानदान हम बाहर जा चुका है और पाकिस्तान में कोई नहीं। तो एज आई हैव सेड अ मिलियन टाइम्स, आई गेस मिलियन इज एन एग्जैजरेशन, लेकिन इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन इंसान ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट स्टोरी। और मैं एक गैप के बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो बेसिकली समझ ले हर इंसान को थोड़ी सी छुट्टी चाहिए होती है, रिलैक्स करना होता है। मेंटल पीस एक बहुत ज़रूरी होता है। बंदा डेली लाइफ के अंदर इतनी भाग दौड़ में लग जाता है, तो अपने आप को और अपने मेंटल सुकून को ही सैक्रिफाइस कर रहा होता है। तो बस वो कंडीशन आ गई थी कि अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ करना भी नहीं जा रहा था और बोला भी नहीं जा रहा था, तो इसलिए मैं गायब था। मैंने खैर इंस्टाग्राम पे अपडेट भी किया था कि मैं नहीं हूँ शहर में। तो एनी हाउ आप लोगों का बहुत शुक्रिया मैसेजेस का और हर चीज़ का, और इंशाल्लाह विल कीप डूइंग दिस। देखते हैं आगे क्या करते हैं। बेहतरी मैं करना चाहता हूँ, लेकिन वही बात है ना कि आइडियाज़ वगैरह और सब कुछ के लिए थोड़ा सा मैन पावर चाहिए होता है। थोड़ा सा शॉर्ट है, लेकिन बाहर करते हैं कुछ। तो दिस वाज एपिसोड 110 एंड आई होप यू रियली लाइक इट। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट एपिसोड होगा वो ऑन टाइम। तो थैंक्स अगेन और अल्लाह हाफिज़।